नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज डे 2 है और आज हम लोग करने जा रहे हैं विज्ञान का पार्ट 2 है यानी डे 2 है हम लोग बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए यानी कि 2024 या 25 में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 8 क्लास में या इसके अलावे क्लास जहाँ पे विज्ञान आती है उसके लिए रामबाण सीरीज चल रहा है। इसमें टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी का यानी बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों बुक का पूरा समराइज है क्लास 6, 7, 8 इसका समराइज है। शुरुआत हो चुका है, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद मैं अपने बारे में बता दूं, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ दोस्त। और मैं बता दूँ आपको कि 2009 से ही मैं टीचिंग करा रहा हूँ। आज से नहीं 2009 से टीचिंग करा रहा हूँ, तो एक अच्छे खासे 15 सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर काम आता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपके लिए कितना ऑथेंटिक है। साथ में आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस है कि कैसे आपको पढ़ाना है। नीचे बात देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, छात्र जो हमारे यहाँ से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे लेने वाले, बहुत लोग ले लिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं अभी। बहुत सारे ने ऑलरेडी मतलब जॉब ले चुका है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐड हो चुका है। तो आप आराम से पढ़िए बेधड़क होके। साथ में आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए बेहतरीन से ही चल रहा है। इसमें ट्रिकी अप्रोच टू मैथमेटिक्स ये जो एमबी पब्लिकेशन का पूरा किताब कंप्लीट कराया जा रहा है। ये भी बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले क्लास में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। आज हम चौथा चैप्टर से बात करेंगे, लंबा क्लास चलेगा। मैं पहले बता दूँ, पौधों को जानिए, पौधा के बारे में रिलेटेड बात है क्योंकि एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों मिलाकर एक साथ दिया जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा साथ दीजिए हमारा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आगाह कर दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष एक 3 तरह का है। सबसे पहले तना के बारे में करते हैं। शाखाएँ भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊँचाई के बाद निकलती है। शाखाएँ जो होती है मतलब जिसको डाल बोलते हैं हम लोग, वो ज़मीन के आधार से कुछ ऊँचाई पर तना में जाके निकलता है। अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष। ठीक है? ये 3 बात को याद रखिएगा। शाक, झाड़ी और वृक्ष। नेक्स्ट टॉपिक को आइए देखते चलिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। देखिए, अब ये टॉपिक पर फोकस करिए ज़रा। कैसा पौधा? हरा एवं कोमल होना चाहिए, उसको शाक कहा जाता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इसमें शाखाएँ नहीं होती मतलब डाल नहीं निकलता है। कुछ पौधों में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, झाड़ी कहलाता है। मतलब तना तो है इसमें, बात समझ में आया? तना है बट बहुत कठोर नहीं है, बहुत मोटा नहीं है। मतलब कठोर है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। इसको हम लोग झाड़ी के नाम से जानते हैं। इस सब का एग्ज़ाम्पल भी अभी हम देखेंगे, आप निश्चिंत होके खाली देखें। अगला टॉपिक कह रहा है कि कुछ पौधे बहुत ऊँचे होते हैं, सही बात है, तथा इसके तने दृढ़ एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। आम वगैरह का वृक्ष, इसमें शाखाएँ भूमि से अधिक ऊँचाई के पर तने में निकलती है, इसे वृक्ष कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अमरूद का, लीची का, आम का ये सब का वृक्ष होता है, कटहल का। आगे कहता है कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का है ये। विसर्पी लता क्या है? लता उसको बोलते हैं जमीन पर लतरता है, मतलब फैलता है नीचे नीचे। कहा जा रहा है कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता पर ऊपर चढ़ने लग जाता है, इसे अब आरोही पौधा बोला जाता है। जैसे आप पौधा सके देखते होंगे दीवार वगैरह पे चढ़ जाना, या कोई डंडा उंडा है, डंडा पर ऊपर सीम उम का पौधा जैसा होता है सेम का, वो चढ़ जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आरोही पौधा। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये इन सभी से अलग होता है। ना साग होता है, ना झाड़ी होता है, ना पेड़ होता है। इन सभी से थोड़ा-सा अलग होता है। अगला टॉपिक कह रहा है कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, जाइलम के द्वारा। अर्थात तना जल का संवहन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का संवहन कौन करता है? तो तना करता है। खनिज लवण इसी के साथ जाता है, तो पूछा जाए खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो तना करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुँच जाते हैं। आगे कहता है जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में पहुँचते हैं। सही बात है। अब यहाँ शब्द आया पत्ती। पत्ती को समझते हैं, पत्ती वह भाग है जिसके द्वारा तने तने से जुड़ी होती है। पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती जिसे वो छोटा-सा डंठल से जुड़ा होता है, यहाँ पत्ती होता है और पत्ती और पौधा के बीच में आप देखेंगे छोटा-सा एक डंठल रहता है। उसको हम लोग पर्णवृंत बोलते हैं, पर्णवृंत, इसको याद रखिएगा। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ता जो चौड़ा होता है उसको फलक कहा जाता है।
मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया टॉपिक सब है, एकदम पूरा फुल डिटेल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरी करने के बाद ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना कि एग्ज़ाम का एकदम बढ़िया प्रिपरेशन होगा। पत्ती पर कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है, सही बात है, कुछ रेखा बना रहता है। पत्ती की इस रेखित संरचनाओं को सिरा कहा जाता है। ये लाइन इस पर फ़ोकस करिएगा। सपोज़ करिए कुछ ऐसे-ऐसे करके पत्ती है। तो आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि बीच में ये जो दिया रहता है, ये सब क्या कहलाता है? ये जो लाइनिंग मैंने अभी बनाया, ये जितना लाइनिंग बीच में ये बना है, बॉक्स के अंदर देखिए ये जो लाइनिंग है, ये सभी क्या है? ये सब सिराएँ कहलाती है। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखती है, सही बात है, अभी मैंने बनाया भी था आपको, पत्ती जो मैंने ऐसे-ऐसे करके बनाया अभी। ये जो बीच में ऐसे जाता है, ये मोटा सिरा होता है, बीच वाला, ठीक है? और इसके साइड में पतली-पतली सिराएँ होती है। आगे कह रहा है टॉपिक, मध्य सिरा कहते हैं, पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास बोलते हैं। ये जो सिरा विन्यास अलग-अलग तरीका का होता है। जैसे देखिए, आप एक पत्ता बाँस का देखे होंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने। वो कुछ इस टाइप के पत्ता होते हैं, बाँस का। अगर यहाँ से फाड़िएगा ना इसको, पूरा यहाँ तक फटेगा सारा पत्ता। या केला का अगर आप देखे होंगे पत्ता, अगर केला का नहीं देखे तो देखिए ज़रा केला का कैसा होता है पत्ता। केला का कुछ इसी तरह का पत्ता होता है, आप गौर किए होंगे। इसको जब फाड़ेंगे तो इसमें ऐसे-ऐसे सिरा विन्यास होता है, लंबे-लंबे, लंबे-लंबे। ठीक है? मकई का पत्ता भी इसी तरह होता है, तो सिरा विन्यास इसी को बोलते हैं। सिरा विन्यास पता है, यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। जो भी मैं फ़ोटो बनाया था शुरू में, काँटा-काँटा वाला, वो जालिका रूपी है। और जो बाँस का मैं बनाया था, घास की पत्तियों में यह सिरा एक-दूसरे के समांतर होती है। ऐसे सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहलाती है। जैसे मकई का पत्ता हो गया या केला का पत्ता हो गया या बाँस का पत्ता हो गया, ये सभी जो है बाँस बैम्बू जिसको बोलते हैं, ये सब समांतर सिरा विन्यास हुआ। जानते हैं सिरा विन्यास के आधार पे आप जड़ पकड़ सकते हो, उसका जड़ कैसा है, अभी पता चल जाएगा आपको। जिसका सीधा-सीधा विन्यास होता है ना, उसका जड़ झकरा जड़ होता है। झकरा समझते हैं? मतलब बहुत सारा उसमें जड़ एक ही जगह से निकल जाता है। और जिसमें सिरा विन्यास से मतलब जाल की तरह होता है, उसका जड़ जो होता है वो लंबा-लंबा निकलता है। मतलब उसमें एक ही जगह झुंड नहीं बनता है। कहता है शाक पौधों दिन के समय जब धूप खिलती हो तब बाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। बाष्पोत्सर्जन मतलब जल वाष्प बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, इसलिए वायुमंडल ठंडा होता है। पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। यानी देखिए, ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पेड़-पौधा बाहर से जल नहीं लेता है वातावरण से, वातावरण में छोड़ता है। इसीलिए आप ये चीज़ देखे होंगे, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में पड़ रही है जून में। मई से ही स्टार्ट हो गया था, मई, जून, जुलाई बहुत गर्मी रहेगा। तब एक चीज़ गौर करेंगे आप, इस मौसम में क्या होता है, पेड़-पौधा जहाँ रहता है वहाँ पे थोड़ा-सा टेम्परेचर लो रहता है और जहाँ पेड़-पौधा नहीं वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। इसका रीज़न यही है, क्योंकि पेड़-पौधा हमेशा क्या करते रहता है, ठंडा जो वाष्प है वो छोड़ते रहता है पानी का। कच्चे आलू में मड उपस्थित होता है, मड मतलब शर्करा जिसको बोलते हैं, मड को बोल सकते हैं एक तरह स्टार्च। आलू में यह मड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित होते रहते हैं, परंतु पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के कारण पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पत्ती का काम क्या है? भोजन बनाना, और सारे धीरे-धीरे आके आलू में इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। अगला टॉपिक कह रहा है कि पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। हरा रंग का जो पत्ती दिखता है, यानी जितना भी चीज़ हरा दिख रहा है, समझिए पेड़-पौधा में वो सारा में क्लोरोफिल है। इसी से वो भोजन बना पाता है। इसका काम होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे है पेड़-पौधा प्रकाश से जो भी ऊर्जा आ रही है, उसको अवशोषित करना और खाना बनाना। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने क्या-क्या देखा अभी? हरा पत्ती यानी कि क्लोरोफिल, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से आया हुआ खनिज लवण जल, ये सारे मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होता है, यानी बाहर उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन। पत्तियाँ द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मड के रूप में संग्रहित होता जाता है। और वही पौधा जब भोजन नहीं बना पाता उस समय यूज़ करता है, और हम लोग को लिए भी वही भोजन का काम होता है। या तो पत्ती में जमा हो रहा है, किसी के फल में जमा हो रहा है, किसी के फूल में, किसी के जड़ में, तना में, उस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। पत्तियाँ द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मड के रूप में संग्रहित हो जाता है। पत्ती ने ही मड का संश्लेषण किया है। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मड का संश्लेषण करती है। यानी मड मतलब वही बार-बार बोल रहे हैं,
स्टार्च का निर्माण करती है। अगला टॉपिक कह रहा है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। मेनली जल पत्ती को चाहिए होता है क्या चीज़ के लिए? भोजन बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि चूँकि धूपा पड़ रहा होता है, तो वातावरण में हमेशा रिलीज़ करते रहता है। धूपा नहीं भी पड़े तो उसका काम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है। पत्ती समझ गए आप, जड़ के बारे में पढ़िए। पौधे के जड़ों का एक प्रकार जिसकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं हम जड़ बनाते हैं। 1 सेकंड गलती बना दिया मैंने। तो आप देखेंगे एक ऐसे बीच में जाएगा और इसमें से फिर ऐसे-ऐसे पतला-पतला फूटता रहेगा जड़। तो ये बीच में जो गया मूसला जड़ है, इस साइड वाला को पार्श्व जड़ बोला जाता है। पौधे की जड़ों को दूसरे प्रकार से मुख्य रूप से जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें झकरा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। बात समझ में आया? पौधे की जड़ों का दूसरा प्रकार में कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, यानी कि मेन बीच वाला जड़ नहीं होता है। जैसा आम-उम का पौधा जब कटता होगा तो आप देखे होंगे एक बीच में निकलता है, बड़ा-बड़ा, लंबा-लंबा निकल के इधर-उधर जड़ जाता है। लेकिन जैसे गेहूँ का पौधा हो गया, उसे उतारेंगे तो जड़ देखेंगे कि जैसे यहाँ से गेहूँ का पौधा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है? तो इसी जगह से ऐसे-ऐसे खूब सारा जड़ निकलेगा एक ही जगह से। इसको झकरा जड़ बोलते हैं। बाँस का भी जड़ इसी तरह का होता है, मकई का पौधा का जड़ इसी तरह का होता है, ठीक है? झकरा जड़ इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जालिका रूपी शिरा-विन्यास युक्त पत्तियाँ वाले पौधे के जड़ें मूसला जड़ होती है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। जिसका जालिका रूपी शिरा-विन्यास होता है, उसका मूसला जड़ होता है। जैसे कि आम का पत्ता हो गया, लीची का पत्ता हो गया, अमरूद का पत्ता हो गया, ये सब में आपको या क्या बोला जाए गुलाब का पत हो गया, तो जो भी है उसमें मूसला जड़ होता है। जबकि समांतर शिरा विन्यास वाले में क्या होता है कि उसमें जड़ें रेशेदार होती है, जिसको झगरा जड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहा है जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, सही बात है। तथा इसमें खनिज लवण भी साथ में आ जाता है। तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है, सही बात है। अगला कह रहा है, इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। टेपियोका वही है जिससे साबूदाना बनता है। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं, जहाँ भोजन भंडारित होता है। बहुत सारा जड़ खाते हैं। जड़ आपने देख लिया कौन-कौन है? गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंदी जड़ है, शलजम जड़ है, टपियोका जड़ है, ये सब जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं। यहाँ पे अभी जो बताने जा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण है। जड़ और उदाहरण, आइए इसको समझते हैं। रेशेदार जड़ प्याज का होता है, प्याज का पूछ देता है जड़। पत्तियाँ जड़, चंपा, पत्तियाँ जड़। आरोही जड़ किसमें होता है? पान, पे पेओस, बटरस जड़, हर्मिनोलिया, चू चूसक जड़, अमरवेल। अब ये क्या होता है? अमरवेल वही जो पेड़-पौधा पर हरा-हरा हल्का पिलॉन टाइप पे रहता है, जो लत्ती-लत्ती लटका हुआ रहता है। पेड़-पौधा में चिपक जाता है, उससे एनर्जी चूसता है और फैलता है, पूरे पेड़ को सुखा देता है। श्वसन जड़, जूसिया, वायवीय जड़, आर्किड्स, जो हवा में निकला रहता है और ज़मीन से बाहर, नमकीन वाला स्थान पर। नमकीन जहाँ का स्थान होता है ज़्यादा। स्वांगीकृत जड़ यानी टिनोस्पोरा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर ये पूरा ला दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। रेशेदार जड़, प्याज, पत्तियाँ जड़, चंपा, आरोही जड़, पान, पेओस, बटरस जड़, हरीमिनोलिया, चूसक जड़, अमरवेल, चूसक जड़ वाला इम्पोर्टेंट है। श्वसन जड़ ये भी इम्पोर्टेंट है, जूसिया, वायवीय जड़, आर्किड्स ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वांगीकृत जड़, टिनोस्पोरा ये इम्पोर्टेंट ना है। पुष्प के अलग-अलग भाग है, उसको देख लीजिए यहाँ पे। जैसे नीचे में ये जो पत्ती हरा-हरा रहता है, जिसमें कली बंद रहता है, उसको बाह्य दल बोलते हैं। पत्ती को हमेशा दल बोला जाता है, इसको पंखुड़ी भी कहते हैं और ये जो होता है इसको पुंकेसर के नाम से हम लोग जानते हैं, मेल भाग। इसका स्त्री केसर बीच वाला होता है, मेन बीच वाला स्त्री केसर होता है, पुंकेसर मेल भाग है, यही पुंकेसर झड़ के स्त्री केसर के ऊपर जाता है और ये धीरे-धीरे अंदर में चला जाता है। ये जहाँ पे अभी तीर बना है, ये ओवरी है, इसी में बीज का निर्माण होता है। इसके बारे में यहाँ डिटेल है, इसको पढ़िए। कह रहा है पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बीच वाला केंद्र वाला भाग स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प का अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है, जो अभी मैंने बताया अंडाशय ओवरी यही तो है। ये नीचे वाला जो भाग मैंने बताया आपको, ये तो आपको स्त्री केसर हो गया। आइए देखिए अंडाशय है बीच में। आगे कहा जा रहा है, इस आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इन्हें काटना पड़ता है। अंडाशय में छोटी-छोटी गोल रचना को बीजांड कहा जाता है। छोटा-छोटा गोल-गोल रचना होता है जिसे बीजांड बोलते हैं, बीज बनता है उससे। अगला आता है बाह्य दल, जो भी बताए, हरा रंग का होता है जिसमें कली पैक रहता है, जिस समय फूल पैक रहता है कली में। पंखुड़ी, उसके बाद जो रंगीन पत्ता होता है, पुंकेसर, मेल भाग, स्त्री केसर, स्त्री भाग, पुष्प के विभिन्न भाग है। पराग कोष
और तंतु पुंकेसर के भाग है। तो जो पुंकेसर का ही भाग है, पराग कोष कहिए या तंतु कहिए, ये पुंकेसर का भाग है, जबकि वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये सब स्त्रीकेसर का भाग है। ऊपर में वर्तिका होता है, वो जो लंबा लाइन होता है वर्तिकाग्र बोलते हैं, और नीचे में अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। ठीक है? आगे कह रहा है बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। जो सबसे पहले निकलता है, मान लें सपोज करिए ये बीज है। इसमें से सबसे पहले एक नीचे का में आता है, इसको मूलांकुर या जड़ बोलते हैं, इसके बाद ऊपर निकलता है, इसको बोलते हैं तना। ठीक है? जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। मूलांकुर आपसे पूछा जाए तो बीज से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है पॉइंट कि ऐसे पुष्प भी है जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो। मतलब दोनों समान दिखता है, बाह्य दल और पंखुड़ी। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी के पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। सही बात है, अलग-अलग फूल में अलग-अलग होता है। कुछ पुष्पों में इसमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हर फूल में होगा ही होगा। फूल के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अब देखिए इस चैप्टर को आपने पढ़ा, अब इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम में आ सकता है वो पॉइंट को देखिए। पहला कहता है सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण ऊँचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर साग, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया है। इसका ऊँचाई या लंबाई के आधार पर। तने पर पत्तियाँ, पुष्प एवं फल होते हैं, सही बात है। सामान्यतः पत्ती में वर्णवृंत एवं फलक होते हैं। वर्णवृंत क्या, पर्णवृंत क्या होता है? जिससे पत्ती जुड़ा रहता है। आप सपोज कीजिए ये पत्ती है। पत्ती है ये डाल है। तो ये डाल में ये जो कनेक्ट है, तो यहाँ वाला ये जो लाइन है ये क्या है? जो कनेक्ट किए हुए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ शुरू में लाइन था, पर्णवृंत एवं फलक आगे वाला बोलते हैं। अगला पॉइंट कहता है पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी एवं समांतर हो सकता है, दोनों रूप में हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करते रहता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और भोजन बनाता है, सही बात है। और ऑक्सीजन हम लोग के लिए देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर लेता है। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है और पौधे के मिट्टी में दृढ़ता को जमाए रखती है, मजबूती से पौधा को जमाए रखता है मिट्टी में। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। रेशेदार को झकरा जड़ के नाम से भी जानते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे के जड़ मूसला जड़ होती है, जालिका वाला का मूसला जड़। और जबकि समांतर शिरा विन्यास वाले का नीचे जड़ें जो होती है रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों में भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग क्या-क्या है? बाह्य दल, पंखुड़ी। बाह्य दल वही हरा रंग का होता है जो कली को बंद करके रखता है। पंखुड़ी जो रंगीन होता है। पुंकेसर पुरुष वाला भाग और स्त्री केसर लेडीज वाला भाग। तो चौथा लेसन 4 लेसन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का, बीटीबीसी किताब का भी और एनसीईआरटी का भी। तो सोचिए कितना बढ़िया काम चल रहा है। इसी तरह साथ बनाए रखिए, दिल से पढ़ते रहिए, विश्वास के बहुत कुछ सीख जाइएगा। चलिए शरीर में गति की बात करते हैं। कितना तरह का गति होता है, इससे तो खूब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अस्थि मतलब बोन एवं उपास्थि मतलब कार्टिलेज। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, सही बात है। कंकाल शरीर को आकृति देता है या चलने में सहायता करता है, आंतरिक भागों को सुरक्षा भी देता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वृक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ-पाँव की अस्थियों से बनते हैं। मानव कंकाल विभिन्न अस्थियाँ होती है, बहुत तरह की हड्डी हमारे शरीर में होता है, वो कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी है, मतलब जोड़ गति नहीं कर सकते, हिल नहीं सकती, ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। सर में बहुत सारा हड्डी जुड़ा हुआ है आपस में, समझे? ऑपरेशन करते समय उसको खोल के हटाया जाता है। पूरा एक ही वो हड्डी से पूरा मेरा सर नहीं बना हुआ है गोल, लेकिन वो मूव नहीं करता है, वो कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। उसी तरह जबड़ा का ऊपर वाला हड्डी, नीचे वाला ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो नीचे वाला सिर्फ मेरा जो ठेठुआ है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला एकदम फिक्स है। उसमें भी हड्डी बहुत सारा जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा एवं गर्दन, इन स्थानों को संधि कहा जाता है। चलो भाई अच्छी बात है। वास्तव में इन संधियों को अस्थियां परस्पर बांधती है। अस्थिया कार्टिलेज, ध्यान रखिएगा, एक होता है उपास्थि। सर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ गलती लगता है, अस्थियां, उपास्थियां बांधता है, अस्थि लिख दिया है, कोई बात नहीं है। वो भी एक हड्डी का ही भाग है, इसलिए अस्थियाँ सर लिख दिया है। कह रहा वास्तव में इन संधियों को अस्थियाँ परस्पर बाँधती है। अस्थियाँ कठोर रचनाएँ हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब बहुत सारा हड्डी है, कनेक्ट होता है। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ यानी हड्डियाँ, हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ से अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती है।
अगला टॉपिक आ रहा है कि विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधि बना हुआ है। अलग-अलग जब जैसे कोहनी का अलग कनेक्शन है, कोहनी के ऊपर जो कंधा बोलते हैं वहाँ अलग कनेक्शन है, घुटना, टखना इन दोनों का अलग कनेक्शन है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है मानव शरीर का निर्मित तंत्रों का होता है। मानव शरीर क्या-क्या तंत्र से निर्मित है? सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, कंकाल तंत्र जिसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसका संधि तंत्र जहां जहां जोड़ है हड्डियों का, पेशीय तंत्र जिसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, आशय तंत्र जिसको श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, मूल मूत्र एवं जनन तंत्र यूरिनरी सिस्टम एवं रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके अलावा तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम, उसका ज्ञानेंद्रिया तंत्र, सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट कहता है कंकाल तंत्र। शुरुआत करते हैं एक एक करके, कंकाल तंत्र पढ़ते हैं। मानव कंकाल यानी अस्थि पिंजर के ज्ञान जैसे अस्थि की उत्पत्ति, हड्डी का उत्पत्ति, वृद्धि, अस्थि प्रसु कोशिका, अस्थि भंजक कोशिका आदि के संबंध में काफ़ी उन्नति हुई है। मतलब लोग क्या बहुत कुछ अब समझने लगे हैं। नेक्स्ट कर रहा है अस्थियों द्वारा मानव एवं पशु की भिन्नता का ज्ञान होता है तथा लिंग का निश्चय किया जा सकता है। अस्थियों एवं उपास्थि कार्टिलेज के द्वारा शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। सही बात है। उपास्थि जो अस्थि एवं उपास्थि के द्वारा कार्टिलेज के द्वारा शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। अस्थियां आकार एवं कार्य के अनुसार 4 प्रकार की होती है। 4 तरह का होता है। दीर्घ अस्थियां, ह्रस्व अस्थियां, सपाट अस्थियां और अऋतुजु अस्थियां। अस्थियां के कार्य, पहला है शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर की सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करना, शरीर की रक्षा करना, कार्य के लिए लीवर एवं संधियां प्रदान करना, मतलब कनेक्शन, पेशियों को संलग्न और शरीर की गति प्रदान करना। यहाँ लीवर का मतलब वो लीवर मत समझ जाइएगा जो आंत होता है शरीर में, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, लीवर जो शरीर में होता है वो नहीं है यहाँ पे। ये लीवर कनेक्शन की बात कर रहा है। अस्थियां कोशिकाओं से निर्मित उत्तक से अस्थियां बनती है। देखिए अस्थि कोशिकाओं से निर्मित उत्तक से अस्थियां बनती है। मतलब कौन सा उत्तक है तो अस्थि उत्तक से हड्डी बनता है। अस्थियों द्वारा रुधिर कणों का निर्माण भी होता है। हड्डी के बीच में बोन मैरो में बोलते हैं कि रुधिर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां हैं जो इस प्रकार है। खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। पहला है हालोइड अस्थि एगो प्लस स्रोत अस्थियां 6 गो प्लस चेहरे में 14 गो है, कपाल में 8 गो है। टोटल देखिए 29 हड्डी हो गया। अगला कहता है रीढ़ में 26 अस्थियां हैं, 33 कशेरुक, इनमें से क्रम 5 कशेरुक से मिलकर तथा कडल 4 कशेरुक से मिलकर बना होता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे आपको सिर्फ याद रखिए रीढ़ का 26 और बता रहा हूँ खोपड़ी का 29, आगे और दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि यदि इन्हें एक एक माना जाए तो कुल अस्थियां 26 होगी। वक्ष एवं परशुकाओं में 25 अस्थियां, अर्धव शाखा बाहु आदि में 64, मतलब हाथ वगैरह में, अंत शाखा आदि में, जांग आदि में 62 अस्थियां। अगला कहता है लंबी नलिका अस्थियों में मज्जा होती है जो रुधिर कण बनाती है। ध्यान हड्डी का कहाँ क्या है उतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे लिखा है। ये नलिका कार अस्थियों में मज्जा होती है, मतलब जिसमें बोन मैरो बोलते हैं, जिस हड्डी को जिसको जैसे मांस खाते हैं बकरी वगैरह का हड्डी, जो लोग बकरी बकरा उसके हड्डी को चूसते हैं तो उस हड्डी के बीच में छेद होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पे कह रहा है कि रुधिर का निर्माण होती है। एक्स किरण से दिखने पर अस्थियां अपारदर्शक होती है, मतलब ये पार से ऊपर नहीं दिखेगा, इसलिए एक्सरे करके हड्डी टूटा हुआ का पता कर लेते हैं। संधि तंत्र करा 2 या अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहा जाता है। सही बात है। इसमें स्नायु लिगामेंट सहायक होते हैं। संधियां कई प्रकार की होती है, इसके भेद निम्नलिखित है। जैसे चल संधियां, जैसे स्कंध संधि यानी शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर का हमारा जल संधियों के प्रभेदों में से है। फिसलने वाली संधियां जैसे रीढ़ की अस्थियां। अगला करा है खूंटीदार संधियां जैसे प्रथम द्वितीय कशेरुक एवं पश्च कपाल अस्थि अस्थियां। कब्जे जे नुमा अस्थि जैसे कूपर संधि। अगला कहता है गेंद गड्ढा संधि
जैसे बक्षन संधि। अगला अचल संधियाँ जैसे करोटी और कपाल संधि। नेक्स्ट है अल्प गतिशील संधियाँ जिसको भागस्थी संधि बोलते हैं। ये सब सुन लीजिए, जो नहीं सुने हैं, हिंदी में थोड़ा सा टफ होता भी है। ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा नेट पे एक बार सर्च करके भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा हड्डी कहाँ पे है। तो आप हड्डी वाला वीडियो एक देखना पड़ेगा जिसमें एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया है, मतलब फोटो से, तब समझ में आएगा। ऐसे तो बोलेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़िए जरा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है प्रकृति के अनुसार संधियों को वर्गीकरण निम्नलिखित है। तांतव संधि, इसके उदाहरण कपाल संधि, दांत के उलूखल तथा जंघिकाता संधि, ये है आपको तांतत्व संधि। अगला उपास्थि संधि, यह दो प्रकार की होती है। इसमें अल्प गतिक होती है जैसे भगस्थी संधि। देख रहे हैं, पहली बार इसका नाम सुन रहे हो बहुत लोग, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है। स्नेहक संधि, इसके अंतर्गत प्रायः शरीर की समस्त संधियाँ आती है। इस प्रकार की संधियाँ विभिन्न गतियों के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, संधियों के ऊपर से पेशियां गुजरती है तथा इन्हें गति प्रदान करती है। संधियों की अपनी रुधिर वाहिकाएं होती है। संधियों का विलग्ना चोट लगने से होता है, इसे संधि भ्रंश कहते हैं। संधियों के स्नायुओं पर आघात होने से मोच आते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हल्का सा इधर उधर हो गया तो मोच आना, कभी टूट जाने को बोलते हैं संधि भ्रंश। अगला कहता है कंदूक खलिका संधि, यह अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिया में शामिल होता है। यानी एक ऐसे होगा और एक का ऐसे होगा। एक हड्डी है और एक हड्डी ये हुआ, ये कटोरी बना रहा है इधर से, और इस कटोरी में ऐसे जाके ये फंसा रहता है। यहाँ पे ये इधर आ रहा हुआ है, ये इधर आ रहा हुआ है कि निकल नहीं सकता है। कंदूक खलिका संधि प्रकार के संधि में दिशाओं में गति प्रदान कर सकती है। मतलब चारों जैसे हमारे क्या बोले कमर में रहता है, ऐसे ऐसे हम गोर को चारों तरफ कर सकते हैं, जैसे कंधा में भी रहता है। कंदूक खलिका संधि बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट इसको बोलते हैं। कंधे और कुल्हे की संधियाँ होती है, सभी दिशाओं में गति करती है। यही मैंने एग्जाम्पल भी बोला। नेक्स्ट कह रहा है कि धुराग्र संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। यह गति हमारे शरीर की उन गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदूक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में बंधा होता है, मतलब घूमती है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए, एक ऐसे है और इस पर ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है। अब इधर भी मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे कर सकता है, और थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकता है। लेकिन जैसे हमारा कंधा कर लेता है पूरा गोल गोल, वैसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका हिंज संधि। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिसमें केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। मतलब ऐसे करके ऐसे और ऐसे, और ये नीचे आ सकता है, फिर ये ऊपर जा सकता है। इस जगह पे जो ज्वाइंट है यहाँ पे, उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है। यह प्रकार एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट है अचल संधि। कहता है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हमारे शरीर में कुछ अस्थियाँ होती है जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये संधियाँ इस संधियों पर हिल नहीं सकती है, ठीक है, हिल नहीं सकती है। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। यह मुंह खोलते हैं तो अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है जो कि एक जगह पे अपना स्थिर रहती है। बहुत तरह के हड्डी के बारे में बात है, सुनते रहिए, अच्छी बात है, पूरा थ्योरी दिया गया। शरीर की सभी अस्थियां ठीक उसी प्रकार शरीर को एक दूसरे से आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा ढांचे को कंकाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उसकी संख्या तथा आकृति के बारे में तब पता चलता है जब उसका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियां मतलब आकृति का पता चल सकता है। कहने का मतलब कोई रुका हुआ जोड़ भी है ना, जैसे सर का जोड़, उसमें एक्सरे कर दीजिए तो आपको जो जो हड्डी जुड़ा हुआ है वो अलग अलग दिखेगा आपको। पसली यानी वृक्ष की आपको अस्थियां कह रहा है। हड्डी विशिष्ट रूप से मुड़ी होती है। यह बक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इनमें सुरक्षित रहते हैं। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये हुआ आपका रीढ़ की हड्डी, इसमें ऐसे ऐसे नहीं रहता है, और इसके बीच में हमारा सारा ऑर्गन रहता है, सीना में हार्ट वगैरह, दिल वगैरह, उसी की बात कर रहा है। गर्दन को प्रारंभ करके पीठ पर नीचे की ओर की मेरुदंड है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। पसली पिंजर भी बक्ष गृह की अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है, अभी मैंने जोड़ के भी बताया। कंधों के समीप दो उभरी हुई हड्डियां होती है
उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। मतलब हमारा जो खोपड़ी है यह हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके सुरक्षित रखता है। मतलब हड्डी के अंदर अपना जो क्या बोला जाए दिमाग है वो अच्छे से स्टोर रहता है। श्रोणी अस्थियां बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाली विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। यह कुल्हे वाला हिस्सा जिसके सहारे बैठते हैं। खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके इसे सुरक्षा प्रदान करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों को जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं, मतलब कार्टिलेज बोलते हैं। कुछ ऐसा है जिसको मोड़ा जा सकता है, कान वगैरह की हड्डी, नाक वगैरह की हड्डी। कान में कोई अस्थि नहीं है, कान में कोई अस्थि नहीं है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारे कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। यह उपास्थि है यानी कार्टिलेज है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया। शरीर की संधियों में भी कहा गया, शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। मानव कंकाल अनेक उपास्थि संधियों एवं उपस्थियों से मिलकर बना होता है। उसमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं एवं गति दे सकते हैं। जब शरीर का कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है तो उसे पेशी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संकुचित लंबाई एवं कमी होने के कारण पेशियां उभर आती है। चलते एवं भागते समय पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार संकुचन देखने को मिलता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। नेक्स्ट टॉपिक सुनिए। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल एवं लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। कहने का मतलब आप समझाता हूँ, ऐसे समझिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैर है, यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कार्टिलेज से जुड़ा होगा। अब जैसे ही क्या करते हैं, इस पैर को ऐसे हम मोड़े ऊपर गए, इस डायरेक्शन में ले गए, तो यह पैर ऊपर आया तो पीछे वाला लमर गया, आगे वाला सिकुड़ गया। यही बात यहाँ समझा रहा है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ना अस्थि को अपना पूर्व स्थिति में खींचता है, जो कि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। यही बात को एक्सप्लेन करके समझाया कि एक बढ़ेगा तो एक छोटा होगा। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की युक्त रूप होती है, यानी कि ऊपर एक नीचे। मैंने क्या भी समझाया, एक ऊपर एक नीचे होता है। ये आपको खींच रहा है तो ये सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ रहा है तो खींच रहा है, ऐसा होता है। एक चीज़ है जंतुओं की चाल, मतलब अलग अलग जीव अलग अलग तरीक़ा से चलता है। जैसे केचुआ कह रहा है, केचुआ केवल अत्यधिक चिकनी सतह पर आसानी से चल सकता है। केचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों की बनी प्रतीत होती है। जैसे जब आप केचुआ के देखेंगे तो आपको ऐसा रिंग सा उसका शरीर में देखेगा, ऐसे सिकुड़ता और बढ़ता दिखता है आपको। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, हड्डी नहीं होती, इसमें पेशियां होती है। इसके शरीर में घटने और बढ़ने की सहायता प्रदान करती है, मतलब शरीर आगे पीछे घट बढ़ सकता है और चल सकता है। आगे कहता है, केचुआ से रिलेटेड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए गौर से सुनिएगा। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग को भूमि में जकड़ देता है और पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है, जिससे वो खींच जाता है। इसके पश्चात शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इसके कुछ दूर आगे बढ़ता है और केचुआ इस प्रकार एक बारी बारी से पुनरावृत्त करके मिट्टी में आगे बढ़ता है और इसके शरीर में चिकने पदार्थ होने से इससे चलने में सहायता करते हैं। क्योंकि केचुआ का शरीर चिटचिटा होता है, तो अगर इतना बड़ा केचुआ है ना, तो इतना भाग को रोक दिया और इतना को खींच के आगे ले गया, ठीक है, और फिर लूज छोड़ा, और तो ये सारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक सिकुड़ के आ गया। बात समझिए, आधा को सिकुड़ता आधा को छोड़ता है। कह रहा है केचुआ के शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये सुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुक मिट्टी में उसको पकड़ के मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपके पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किए गए कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। यह पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ का। घोंघा का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन में हम खूब देखते हैं घोंघा की पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, बाहरी हड्डी है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता, यह हड्डी का नहीं बना होता, ध्यान रखिए। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है और घोंघा को यह प्रोटेक्शन देता है बाहरी आघात से।
घोंघे के चलने के दौरान कवच का छेद खुलने पर एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आती है। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद पैर को लहरदार गति केचुए की गति से धीमा है। अगला कहता है घोंघे के पाद पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों से बना होता है। घोंघा अपने इन्हीं पेशियों के पाद की सहायता से चलता है। देखिए आप एक बात जान लीजिए, हमारे जीवन में जो बच्चे देखते हैं आपको वही सब चीज़ पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे यही आपसे आकर पूछेंगे स्कूल में कि हाँ सर ये बताइए कि यहाँ पे हमने घोंघा देखा, ये ऐसे क्यों हुआ, केचुआ देखा, तिलचट्टा देखा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। और छोटे बच्चों को ये सब जानकारी देना। तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ भी सकता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें 3 जोड़ी पैर होती है जो चलने में सहायता करती है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एको परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाता है। एक क्वेश्चन उसमें छिपा हुआ था कि इसके 6 पैर है टोटल, मतलब 3 जोड़ी। वक्त से 2 जोड़े पंख होते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वक्त से 2 जोड़े पंख होता है। 2 जोड़ा पंख का मतलब समझते हैं 4 पंख। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। पक्षी का कंकाल तिलचट्टे के विशिष्ट पेशियाँ होती है। देखिए क्या कह रहा है, पक्षी का कंकाल तिलचट्टे के विशिष्ट पेशियाँ होती है। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय में पैरों को गति देती है। अब आइए पौधा के बारे में पढ़िए। पक्षी के बारे में पढ़िए। पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बत्तख और हंस जैसे कुछ पक्षियाँ जल में तैर भी सकते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। मतलब हड्डी में जगह होता है जिसमें वायु भरा रहता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होती है पक्षी का और हल्का होती है, ज़्यादा मतलब भारी नहीं होते। पश्चपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनते हैं। देखिए अग्रपाद जो होता है अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाता है, यानी टोटल 4 उसमें पैर हुआ एक तरह से कहा जाए। 2 वो पंख बन गया और 2 पैर से वो चलता है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां जरने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता भी देती है। मछली के बारे में पढ़िए। मछली का सिर एवं मूछ उसके मध्य भाग से पतला एवं नुकीला होती है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है और मछली को ही देखकर धारा रेखीय नाव को भी बनाया जाता है। धारा रेखीय कहने का मतलब इस शेप में आगे रहेगा ताकि पानी जब आए तो ऐसे इधर निकल जाए और पानी इधर निकल जाए, लोड इस पर ज़्यादा ना पड़े। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सेहत ठीक नहीं है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसके विशेष आकृति के कारण जल धीरे धीरे बहकर निकल जाते हैं और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती रहती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल में मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करती है और पूंछ जो होती है इसकी पंख की, वो इसको दिशा देने में भी सहायता करती है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरने समय जल में संतुलन बनाए रखने के लिए दिशा में निर्धारण की सहायता करती है। मछली के पूंछ के पंख की तरह गोताखोर भी अपने पैरों में पंखों की तरह इसे विशेष अरित्र यानी फ्लैपर पहनते हैं जो उन्हें जलने में तैरने में सहायता करती है। गोताखोर भी क्या करता है, पैर में मछली के जैसा देखकर बना लेता है जिससे उसे आसान रहता है। सांप के बारे में पढ़िए। सांप का मेरुदंड लंबा होता है, मतलब उसका रीढ़ का हड्डी। शरीर की पेशियां क्षीण एवं अल्पसंख्यक होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। ये मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़े रहती है। सर्प का शरीर अनेक बलय में मुड़ा होता है, मतलब बीच बीच में बलय रहता है जहाँ से मुड़ता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस प्रकार अनेक बलय बनता है और प्रत्येक बलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति आगे की ओर चलते रहता है। सरल रेखा में नहीं चल सकता, मतलब सीधा सीधा नहीं चल सकता। यह ऐसे मूव करके चलेगा, ऐसे 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 बलय बनाकर। अगला कह रहा है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग तथा विशेष अंग उन जंतुओं के विशेष गति में सहायता करने की चर्चा की थी। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा उस क्वेश्चन सबको देखिए बढ़िया से। पहला है, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं दोनों मिलकर। यह शरीर का पिंजर बनाता है और
एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी देता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थियाँ, कंधे एवं श्रेणियाँ, मेखला एवं हाथ पाँव की अस्थियों से बना होता है। अगला कह रहा है पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ना न एक में सिकुड़न ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। सही बात है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उन संधियों की आकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। पंखों को फरफरा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैर सकती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। यह बहुत सारी अस्थियां एवं इससे जुड़ी पेशियां शरीर के आगे की ओर धक्का देती रहती है। तिलचट्टा के बारे में कहा, तिलचट्टा का शरीर एवं पैर कठोर आवरण के ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टों को चलने में उड़ने में सहायता करती है। केचुआ में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है। शरीर की अध भाग सूख केचुए को भूमि पर पकड़ के रखने में सहायता करते हैं। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो यहाँ पे आपने एक और लेसन को कंप्लीट कर लिया। 5 लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। आइए 6ठा लेसन को जल्दी जल्दी समझते हैं। सजीव और उनकी परिवेश। ये सब टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़िए, उबाऊ लगेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा समझाने पर समय नहीं देता हूँ, क्योंकि बेसिक बात है आप सुन के समझ जाएंगे। इसलिए मैं एक बार अच्छे से सुना देता हूँ, जहाँ लगता है कि यहाँ समझाना चाहिए वहाँ समझाता हूँ, क्योंकि पूरा बात को अच्छे से डीपली समझाते रहूँगा तो पता चले कि कभी कंप्लीट नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। जबकि ये सब जितना ज़्यादा बार रिविजन हो उतना अच्छा है, बहुत डीप जाने का जरूरत है नहीं। एक वन में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं वस्तुएँ दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तु एवं जंतु पौधों से भिन्न होते हैं। सही बात है। छोटी बड़ी वस्तुएं एवं जीव शायद जीवित जंतु एवं पौधे न हो। संभवतः यह पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां एवं जंतु के अवशेष जैसी हड्डियां हो। विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोरे भी हो सकते हैं, जैसे समुद्री जल में घुले हुए लवण। आगे कहा जा रहा है कि आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं। सही बात है। श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा हो जाता है, जहाँ पे बालू ही बालू होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करते हैं। हवा में जो वायु है। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है और इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने के योग्य बना देती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसके शरीर रेत की गर्मी से बहुत दूर रहती है। इसमें मूत्र सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी बहुत कम पेशाब वो करता है। मल शुष्क होती है और जो बाथरूम होती है एकदम सूखा सूखा होगा। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर में जल का ह्रास हो जाएगा और उसको स्टोर करना है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ की आकृति कुछ समांतर दिखाई देती है। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होती है। उनकी यह आकृति उन्हें जल में आराम से विचरण करने में मदद करती है। अगला टॉपिक है मछलियों का शरीर चिकनी सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसको चोंटा हम लोग बोलते हैं। साथ ही उन्हें जल में सुगम गति में भी सहायता करते हैं। चिकना होने के कारण मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल्स, जिसको क्लोम कहते हैं, जो उसे जल में सांस लेने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा, मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछली की संरचना उन्हें जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायक बनाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार की जंतु एवं सजीव पाए जाते हैं। इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके परिवेश में रहने के योग्य बना देती है। प्रायः जिन विशिष्ट संरचनाओं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन शब्द आता है एग्जाम में, तो ये टॉपिक को मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ। अनुकूलन मतलब किसी एक खास वातावरण में एक जीव को रहने के लिए जो शरीर चेंज करता है या शरीर बना होता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। इस टॉपिक को देखिए। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ वास स्थान में रहने के घर के आधार पर आप कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं।
ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग चाहिए, एक ही जगह पे बहुत कुछ रह सकता है। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास का उदाहरण है। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमता है। यह सभी जलीय आवास भी हो सकते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। जीवित चीज़ को जैव घटक, पौधा एवं जंतु, और मिट्टी, चट्टान, वायु, जल ये सभी चीज़ निर्जीव है एवं अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य को प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक के अंतर्गत ही आते हैं। जो जिंदा है बस वही जैविक चीज़ है। वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव उस विषम परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूलन का अपना लेते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, यह हजारों वर्षों में पाए जाने वाले परिवर्तन से पौधा एवं जीव जो होता है उसको हासिल करता है। मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति को पहाड़ के क्षेत्र में जाने में सहज होती है, कुछ दिन में लगते हैं, परंतु परिवर्तन अल्प अवधि के लिए संबंधित होते हैं। कहने का मतलब फिर देखिए, पहाड़ी इलाका में रहने वाला व्यक्ति होता है उसकी तरह अनुकूल हो जाता है, उसके लिए वो वातावरण उसको हेल्प करता है, लेकिन बाहरी आदमी को थोड़ा सा परेशानी होता है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे परिवर्तन प्रनुकूलन कहलाता है। आप समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं हम लोग बिहार में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया थोड़ा सा गर्म प्रदेश है, अब इंग्लैंड चला गया, वहाँ ठंडा प्रदेश है। अब क्या होगा, गोरा इलाका है, अब वहाँ पे जाके शरीर आपका थोड़ा दिन में धीरे धीरे चेंज कर लिया तो और वहाँ पर रहने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको प्रनुकूलन बोलते हैं। और बहुत हजारों हजार साल में अनुकूलन होता है, जो कि आपका शरीर वैसा बन जाएगा। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को परिवेश में अनुकूलित कर लेते हैं और बदल लेते हैं, जैसे डायनासोर नहीं कर पाया। परंतु जंतु विभिन्न जैविक कारकों के लिए विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपने अनुकूलन कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों और जीवों में विविधता होने लगती है। यानी क्या करता है ना, जीव अपने हिसाब से वातावरण में चेंज करने लग जाता है। लोग को खाना मिल रहा है तो चावल दाल खा के जिंदा रह रहा है, ऐसा जगह चला गया जहाँ चावल दाल नहीं मिल रहा तो मांस खा के जिंदा रहने लगता है। इसी को अनुकूलन करना बोलते हैं। मरुस्थल के बारे में कहता है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप एवं ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी में बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। रात्रि के समय में जब तापमान कम होती है तो बाहर निकल के इधर उधर अपना भोजन तलाशते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा बाहर निकालती है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां न होती है और उपस्थित होता है, क्योंकि पत्तियां होगा तो वाष्पीकृत होकर बाहर जल निकल जाएगा। पत्ती कांटा का रूप ले लेता है, ठीक है। और जो आप देखते हैं पत्ती जैसा चौड़ा चौड़ा भाग स्पंजी जैसा दिखता है, जिसको छूने में गुलगुल लगता है, स्पंज जैसा, वो जो होता है उसका असल में तना है और कांटा है उसका। देखिए, सूल या काट के निर्माण कर लेती है। इसमें पत्तियां होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल को ह्रास नहीं होने देती है। अगर पत्ती रहेगा तो बाष्प बन के बाहर निकल जाएगा सारे उसके पानी। नागफनी में पत्ती जैसे संरचना वास्तव में इसका तना होता है, ठीक है। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही हो जाता है। तना एक मोटी परत में ढका होता है जिसमें पौधे का जल संरक्षण सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे में जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, क्योंकि बालू में ना पानी स्टोर नहीं हो पाता, बहुत तर में चला जाता है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, पर्वत बहुत ठंडा होता है, इसमें तेज हवा चलती है। ये भी सही बात है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होने लगता है, जैसे अगर आप चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, जम्मू कश्मीर सब में। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं को अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, यानी ऐसा शेप में होता है, ऐसा क्रिसमस ट्री के जैसा, ताकि बर्फ ऐसे छाल के नीचे गिर जाए। इसकी शाखाएं तिरछी होती है, जिससे वृक्षों में पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे फिसल कर गिर जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों में अधिक भिन्न आकृति में आकार वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल हो जाती है। उनकी मोटी त्वचा एवं फर ठंड से उनको बचाती है। आप ध्यान देखिए, मोटा त्वचा हो जाता है याक वगैरह का, और फर होता है उसके देह पर बहुत सारा बाल होता है, जिससे कि उसको गर्मी प्रदान करता है। शरीर के गर्म रखने के लिए याक, अभी नाम लिया, शरीर के लंबे बालों को ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए शरीर पर फर होते हैं, वह बर्फ में चलते समय उनके पैरों में ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर
उन्हें ढालदार चट्टानों के अनुकूल बनाती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि पहाड़ पर है हर जीव का सेम है, नीचे रहने वाला का अलग है, ऊपर रहने वाला का अलग है। घास स्थल, शेर वन में तथा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसी शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतु को शिकार करके उन्हें मारकर खा जाता है। मटमैला हल्के भूरे रंग का होता है शेर। शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलिया के अंदर खींच कर छिपा कर रखता है। यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो उसका ऐसा एक अंगुली है तो उसका नाखून रहता है जो ऐसे रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा रहता है, थोड़ा गलती हो गया, फिर बना देता हूँ। ऐसा है और ऐसे नाखून रहता है, बट ये नाखून को इसके अंदर छिपा के रखता है, अंदर चला जाता है इसका नाखून, ज़रूरत पड़ने पर पंजा में बाहर निकालता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। उसका मटमैला रंग के शिकार के दौरान उन्हें घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने भी उसकी आंखें वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है, मतलब बहुत अच्छा उसका आँख होता है, बहुत दूर तक अपना शिकार देख सकता है। शेर भूरा रंग का होता है इसलिए सूखा पत्ता में रहता है, पता भी नहीं चलता है। एक दूसरी जंतु हिरन है जो वन एवं घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों में चबाने के लिए उनके मजबूत दांत होते हैं। हिरन अपने शरीर जैसे शेर जैसे जंतु को उसकी अपना शिकार बनाते हैं कि वो उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वो अपना शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। इसके लंबे कान उसकी शिकार को गतिविधि की जानकारी देता है। इसके शरीर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें बहुत तेज़ी से देखकर खतरा महसूस करते हैं, मतलब आंख बहुत तेज होता है हिरन का ताकि वो भाग सके। और साथ में यदि बात करें तो शेर का क्या बोलता है, हिरन का जबड़ा बहुत मजबूत होता है कि वो खाना खा सके चबा के, घास वगैरह या डंठल वगैरह। हिरन की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायता करती है, बहुत तेज दौड़ती है हिरन। शेर, हिरन एवं अन्य जंतु पौधे में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास पर जीवित रहने में योग्य बना देती है। जलीय आवास की अब बात करते हैं। स्थलीय तो बहुत सारा हमने कर लिया। समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जीवों का शरीर भी धारा रेखीय होती है जिन्हें वह जल में सुगमता से चलते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होती है। वे समुद्र की गहराई में तलहट्टी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपनी शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल क्लोम होती है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी कुछ जंतुओं में गिल नहीं होती है। ध्यान रखने वाली बात है, डॉल्फिन और व्हेल दोनों में गिल नहीं होती है। सिर पर स्थित नासा द्वार एवं बात छिद्रों द्वारा श्वसन लेते हैं, मतलब ऊपर में छिद्र बना होता है, इसीलिए उसको पानी के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकता है। वे समय समय पर समुद्र की सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वसन द्वारा स्वच्छ वायु अंदर ले लेते हैं। स्थलीय पौधों में तालाब एवं झील की बात करें। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है तथा इसका मुख्य कार्य पौधे में तलहट्टी में जमाए रखना होता है। इस पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है ताकि वह पानी में तैर सके। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इसमें कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है, पूरी पानी में डूबा रहता है। कमल वगैरह ऊपर में रहता है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल उसके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति भी नहीं होती है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों सतह पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे मजबूत होते हैं। वो छलांग लगाने में इसको शिकार पड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में पीछे वाली जल युक्त पदांगुलियाँ होती है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। ये पानी में भी तैर सकता है आसानी से मेढक। आसपास के जीव कहता है वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सारा कुछ मिलाते हुए ये सारे हमारे समाज का निर्माण करते हैं। आसपास का जीव है। कुर्सी, मेज, पत्थर, सिक्का सजीव नहीं है, मतलब सजीव निर्जीव बता रहा है यहाँ पे, ताकि जो सांस ले रही है, जो चल रही है, सब चीज़ सजीव है। गिलहरी, बंदर, ये सब सजीव के बारे में कुछ कह रहा है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर वायु के शरीर के अंदर लेते हैं। हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं। श्वास लेना श्वसन क्रिया
का एक हिस्सा है। श्वास के अंदर ली गई वायु को ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपयोग होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो शरीर के बाहर आ जाता है। गाय, भैंस, कुत्ता एवं बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा का प्राप्त होती है। अगर श्वसन नहीं होगा तो फिर जो खाना हमने खाया उससे ऊर्जा नहीं मिलेगा। कुछ जंतु में गैस विनिमय का तरीका भिन्न हो सकती है जो श्वसन का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेती है, लेकिन मछली गिल्स द्वारा लेती है, ये भी याद रखना है। ठीक है। करा जल में विलय वायु को ऑक्सीजन को अच्छे से ग्रहण करती है मछलियाँ गिल्स द्वारा। पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उसकी पत्तियां द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेता है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को निष्कासित कर देता है। ये उल्टा छपा हुआ है भाई, माफ़ी चाहते हैं। वही तो मैं कहूँ, पत्तियां आप सोचिए रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को न लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। उल्टा लिख दिया है, माफ़ी चाहेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करता है तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासन ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है, श्वसन में जो ऑक्सीजन उपयोग करती है उससे कई गुना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाल भी देती है। सजीव पौधों के उद्दीपन के अनुक्रिया मतलब कोई घटना होने पर क्या रिएक्शन देता है। सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहा जाता है। पढ़ते हैं जब जंगली जानवरों को तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान भागने लगते हैं, क्योंकि वो अंधेरा में रहना पसंद करता है। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है ये सारे। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य की प्रकाश आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिन तक पौधा नियमित रूप से जल देते रहिए। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन को प्रक्रिया अनुक्रिया दर्शाती है और उधर में मूव कर जाएगा पौधा जिधर से प्रकाश आती है। आगे कहा जा रहा है कि सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन का महत्वपूर्ण मात्रा एक उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग सजीव अपने शरीर में प्रयोग करता है। वे इस अपशिष्ट के रूप में शरीर में बाहर निकाल देता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। हमारे शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, उसको पसीना के द्वारा, पेशाब के द्वारा, मल के द्वारा हम लोग बाहर शरीर से निकालते हैं। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रिया का ढंग कुछ अलग होता है। पौधे में कुछ हानिकारक तथा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधे या अपशिष्ट पदार्थ को कई हानि नहीं पहुंचाते। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। मतलब देखिए गोंद की तरह पेड़ पौधा में से गिरता रहेगा, वो उसका हानिकारक चीज़ है जो शरीर से बाहर निकलता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है जिसके द्वारा वो शरीर को स्वच्छ बना के रखता है, हानिकारक चीज़ उत्सर्जित करता है। सभी सजीव का प्रजनन। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जंतुओं के इस तरह पौधे में प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन होते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, उन्हें अंकुरित करके पौधे उगाए जा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों से भी पौधे बनाते हैं। आलू के कलिका वाले भाग से नए पौधे बन जाते हैं। पौधे कलम द्वारा भी बनाए जाते हैं। कलम समझते हैं, गुलाब का डाल आपने बो दिया, अड़हुल का डाल बो दिया, आपका पौधा निकल गया, कलम बना दिया जाते हैं। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रजनन की विधियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सही बात है। सजीवों में गति कह रहा है, पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज संश्लेषण पौधों में के भाग से दूसरे भाग में संवहन होता है। खुद मूव नहीं कर सकता, लेकिन शरीर के अंदर मूवमेंट होता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव है, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव
जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हज़ारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रहती है जब वे प्रजनन कर सकती है। मतलब इंसान हो या जानवर हो, सब तो मरेंगे ही मरेंगे, तो उसका नया संतति नहीं आएगा तो फिर वो सर्वाइव कैसे हज़ारों साल तक करेगा? वही बात यहाँ कह रहा है। जबकि प्रजनन करके वे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहेगी जब उसके सदस्य प्रजनन करेंगे। मतलब कहने का तो सारा इंसान सोच ले कि हम शादी नहीं करेंगे, हम किसी महिला अलग रहेगा, पुरुष अलग रहेगा, तो क्या होगा? एक समय बाद सब उम्र बीतेगा, मर जाएगा, फिर आगे जनरेशन बढ़ेगा ही नहीं, अस्तित्व खत्म। सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, शोषण की, उत्सर्जन की, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, प्रजनन, गति, वृद्धि, मृत्यु, ये सारी चीज़ सभी जीव में होती है। कोई अमर नहीं है। निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक दिखाई नहीं देते हैं, उनमें मात्रा कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। ये काम की बात नहीं है। अब आइए काम की बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? किसी स्थान का परिवेश जिनमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। आगे कहता है, आवास अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जमीन पर, जलीय, जल में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में जीवों की विधियाँ प्रजातियाँ पाई जाती है। सही बात है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सारी चीज़ अजैव घटक कहलाती है, यानी जान नहीं है इसमें। नेक्स्ट कहा जा रहा है, सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ये सब सजीव के लक्षण हैं। दोस्त, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखा, बहुत तरह की बातें समझा। यहाँ तक अगर आप मौजूद है, 1 घंटा तकरीबन हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहेंगे कि दिल से पढ़िए। थ्योरी है, मैं ज़्यादा नहीं समझाने का प्रयत्न करता हूँ क्योंकि बेसिक है, 6, 7, 8 क्लास हम लोग पढ़ के आगे तक आए हैं। बस सुन लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत लगता है वहाँ समझा देता हूँ क्योंकि बोरिंग नहीं करना चाहता। बहुत सारी बात मुझे बहुत जल्दी पढ़ाना है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप पर छोड़ रहा हूँ। थोड़ा मेहनत करें, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखें, 2x पर देख लें। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, हाई फिट ग्लोबल फैशन। दोस्त, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर। फिटनेस और फैशन से बात करता हूँ क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट का भी सारे पढ़ाई कर रखा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप इसका भी जानकारी दे सकता हूँ। साथ में अभी आप देख रहे थे यही चैनल directstudy.com, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। कुछ दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए ताकि अपना सब्सक्राइबर थोड़ा सा गेन कर सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।